गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर फखरुद्दीन आपके सामने व्याख्यान माला की अगली कड़ी में मौर्य साम्राज्य के बारे में जिन बिंदुओं को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन जिसके अंतर्गत आज हम प्रशासन, मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की व्यवस्था, मौर्य साम्राज्य में सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, मौर्य साम्राज्य में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का था इस पर, और साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य में कला का विकास और साहित्य का विकास जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, आपके सामने क्रमवार प्रस्तुत किए जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे, जानेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, और जिस भी परीक्षा में आप बैठेंगे उसमें आप सफल हों, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है और मेरी शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। तो चलिए देखते हैं इन महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत किन किन तथ्यों का समावेश मैंने यहाँ पे आपके सामने आपके लिए किया है। ये देखिए कि मौर्य साम्राज्य को प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य भी कहा जाता है। ये एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत का प्रथम विशाल साम्राज्य कौन सा है। तो मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे पहला विशाल साम्राज्य कहलाता है। इसको प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए एक इमेज के माध्यम से मैं आपको इसके क्षेत्रों के बारे में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये तक्षशिला है। अब तक्षशिला के बारे में आप जानते होंगे कि ये तक्षशिला जो कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, ये उत्तरापथ की सीमा में स्थित था। दूसरा क्षेत्र है, ये देखिए दक्षिण पथ की तरफ सुवर्णगिरी क्षेत्र है जो साम्राज्य के दक्षिण सिरे पर स्थित था। और दो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्र उज्जैन और सांची, ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये उज्जैन है और ये सांची है। दूसरा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सारनाथ और इधर बोध गया जो कि दो महत्वपूर्ण ये भी बौद्ध स्थल है, और साथ साथ पाटलिपुत्र जो कि मौर्य साम्राज्य की प्रसिद्ध राजधानी रही है, यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। इसके अलावा वह क्षेत्र जहां पर सम्राट अशोक ने 2061 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, नाम जान गए होंगे आप, कलिंग, उसकी राजधानी तोसली यहाँ पर आपको दिखाई गई है। इस प्रकार से ये विशाल साम्राज्य मौर्य साम्राज्य कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, इन बिंदुओं पर अब क्रमवार चर्चा करेंगे। मौर्य प्रशासन, चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। क्या ये समझ लीजिए कि जो मौर्य शासन था वह राजतंत्रात्मक था। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मौर्य प्रशासन किस शासन प्रणाली पर आधारित था, तो उसका उत्तर यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली आता है। दूसरा कथन है, मौर्य काल में शासन व्यवस्था 3 स्तरों में विभाजित थी, केंद्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर और स्थानीय स्तर। जैसा कि आज भी हम वर्तमान लोकतंत्र भारत में देखते हैं कि शासन व्यवस्था 3 भागों में विभाजित है, केंद्रीय स्तर में, प्रांतीय स्तर पर और तीसरा स्थानीय स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर प्रशासन कार्य करने एवं उसका निरीक्षण करने के लिए एक मंत्री परिषद एवं मंत्रणा कार्य करती थी। ये इसी प्रकार से है जिस प्रकार से आज के समय में हम अपने यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा को देखते हैं। मंत्री परिषद एज ए लोकसभा और मंत्रणा एज ए राज्यसभा। मंत्रण उच्च कोटि के विद्वानों की एक समिति थी जिसमें 3 या 4 सदस्य थे। मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन 12,000 फंड वार्षिक तथा मंत्रण के सदस्यों का वेतन 48,000 फंड वार्षिक हुआ करता था। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कि संपूर्ण शासकीय एवं प्रशासनिक कार्य कौटिल्य की देखरेख में ही होते थे। कौटिल्य को आप जानते होंगे, मैंने पिछले लेक्चर में आपको कौटिल्य के बारे में कुछ तथ्य प्रस्तुत किए थे। उन तथ्यों में मैंने आपको बताया था कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त
मौर्य की सहायता से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में अपना सहयोग प्रदान किया और चंद्रगुप्त मौर्य को एक विजयी सम्राट बनाया, जहां पर उसने नंद वंश के शासक घनानंद को मार करके मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। आगे चलते हैं। मौर्य प्रशासन में कौटिल्य का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है और सीधा सीधा हस्तक्षेप भी रहा है। तो कौटिल्य प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत महामंत्री या प्रधानमंत्री एवं पुरोहित दोनों पदों पर कार्य करते थे। वह मौर्य साम्राज्य में पुरोहित के पद पर भी काम किया करते थे और महामंत्री पद पर भी कार्य किया करते थे। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह एक तरह से राष्ट्रीय सलाहकार की भूमिका निभाया करते थे। जो भी समस्या राज्य में उत्पन्न होती थी, चंद्रगुप्त मौर्य को वह सलाह दिया करते थे। और आगे देखिए कि प्रशासन कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए तीर्थ, अमात्य या महामात्य नियुक्त किए जाते थे, जिन्हें विभागों का प्रधान भी कहा जाता था। तीर्थ, अमात्य या महामात्य की संख्या 18 थी। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये अमात्य की संख्या कितनी थी या महामात्य की संख्या कितनी थी। तो विद्यार्थियों, ये संख्या 18 है। तीर्थ या महामात्य ही नहीं बल्कि अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे, जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था, जिनकी संख्या 26 थी। और मौर्य काल में दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर थी, यानी कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौटिल्य और साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने इस प्रकार के नियम बनाए थे कि जिससे राज्य में किसी प्रकार की कोई विद्रोह की भावना उत्पन्न ना हो, कोई विद्रोह उत्पन्न ना हो और किसी प्रकार से अपराधीकरण को बढ़ावा ना मिले। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, यह विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी जानते हैं कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र और चित्र में इमेज की सहायता से आप इसको देख भी सकते हैं। और मैं जहां तक समझता हूं कि जब विद्यार्थी किसी भी इमेज को देखता है तो वह उसके मस्तिष्क के तरंगों से अपना समन्वय स्थापित कर लेती है, एक कनेक्शन स्थापित कर लेती है, जो कि सीखने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से आपको सिखाने और महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करने का ये यहाँ पर फैसला किया। तो यहाँ पे देखिएगा, मौर्य प्रशासन को कुशलता पूर्वक चलाने एवं उसे एक महान एवं विस्तृत रूप देने में कौटिल्य का बड़ा योगदान रहा। कौटिल्य, जिसके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौटिल्य के बचपन का क्या नाम था। तो विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कौटिल्य को जब तक वह एक राष्ट्रीय सलाहकार की भूमिका में नहीं आया, महामंत्री की भूमिका में नहीं आया, उस समय तक उसको विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था और उसे बाद में चाणक्य के नाम से भी जाना गया। उन्होंने एक अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसको यहाँ पर सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत में उन्होंने प्रशासन के 7 अंग निर्धारित किए। ये 7 अंग थे, ध्यान से सुनिएगा। राजा, पहले नंबर पर राजा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, और जिसका आदेश सर्वोपरि होता था। दूसरा अमात्य या महामंत्री, तीसरा जनपद, मित्र, सेना, कोष और दुर्ग। ये 7 अंग उन्होंने एक राज्य या साम्राज्य के लिए निर्धारित किए थे, जो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में दी हुई है। और यही जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौटिल्य राजनीति से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी। जैसा कि अर्थ, इसमें नाम दिया है अर्थशास्त्र, तो विद्यार्थी अधिकतर अनुमान लगाते हैं कि यह कोई अर्थशास्त्र की पुस्तक होगी, जबकि यह राजनीति की या प्रशासनिक नीति की एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है और आज भी इसको बहुत विद्यार्थी पढ़ते हैं। आगे देखिएगा, प्रांत की शासन व्यवस्था। जो विद्यार्थियों, मौर्य साम्राज्य में प्रांत को चक भी कहा जाता था। कई किताबों में इसको प्रांत की जगह चक लिखा हुआ है। इसकी संख्या चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 4 थी, लेकिन जब अशोक ने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया तो उसमें उसने कलिंग को जीत करके इसकी संख्या को 5 बना दिया, यानी कि साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत संख्या बढ़ी और एक नया राज्य अस्तित्व में आया, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आया, जिसका नाम था कलिंग। जिसका विवरण निम्न प्रकार है। जैसे राज्य है अवंतीपुर, अवंतीपुर की राजधानी थी उज्जैनी, जो कि चित्र के माध्यम से, इमेज के माध्यम से मैंने आपको स्पष्ट किया है।
कलिंग, कलिंगा की राजधानी तोसली, दक्षिण पथ, उसकी राजधानी सुवर्णगिरी, प्राच्य या प्रासी, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, और उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। आगे देखिएगा, प्रांत की शासन व्यवस्था। प्रांत की शासन का कार्यकाल, कार्यभार राज परिवार से संबंधित व्यक्ति जैसे राजकुमार ही संभाला करते थे और उनकी सहायता के लिए महापात्रों को नियुक्त किया जाता था। यानी कि जो भी प्रांत बनते थे, यानी कि जो प्रांत हुआ करते थे, उनमें राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था। प्रत्येक प्रांत का एक वायसराय भी नियुक्त किया जाता था जो शाही परिवार से संबंधित होता था। राजकुमार के वायसराय के रूप में नियुक्त होने पर उसे कुमार महापात्र कहा जाता था और कुमार महापात्र की सहायता हेतु एक सलाहकार समिति कार्य करती थी। तो देखिए आगे है ये नगरीय प्रशासन के मौर्य साम्राज्य में नगरीय प्रशासन किस रूप में था कि जनपद के अधिकारी को समाहर्ता, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो नगर के जो जनपद है उसके अधिकारी को समाहर्ता तथा नगर के अधिकारी को नागरिक या स्थानिक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि नगर की प्रशासनिक व्यवस्था 30 सदस्यों वाली एक परिषद करती थी। यानी कि 30 सदस्यों वाली एक परिषद थी जो नगर की प्रशासन व्यवस्था को संभाला करती थी। इसके अलावा 30 सदस्यों वाली यह परिषद 6 विभागों में विभक्त थी। ये 6 विभाग ध्यानपूर्वक समझिएगा कि पहला विभाग उद्योगों के लिए था। जो उस समय मौर्य साम्राज्य में जो उद्योग बनाए थे तो उन उद्योगों में पहला विभाग जो था वो उद्योगों संबंधित है। दूसरा विभाग नगर में आने वाले विदेशी जो व्यापारी थे या ना लोग थे वो आया करते थे, उनकी देखभाल करने के लिए बनाया गया था। और राज्य में जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा रखने के लिए बनाया गया था। चौथा बोर्ड वाणिज्य और या व्यापार संबंधित या व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित बनाया गया था। पांचवा बोर्ड वस्तुओं की देखभाल के लिए बनाया गया था, यानी कि जो वस्तुएं राज्य में निर्मित हुआ करती थी उनकी व्यवस्था संभालने के लिए ये पांचवा बोर्ड बनाया गया था। और छठा बोर्ड बनाया गया था जो नगर में वस्तुएं बिकती हैं, जो वस्तुएं बिकती हैं उन वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, कीमतों पर जो नियंत्रण होता था उसको स्थापित करने के लिए और उन कीमतों पर जो कर वसूला जाता था उसको निर्धारित करने के लिए ये छठा बोर्ड बनाया गया था। तो विद्यार्थियों ये 6 बोर्ड या 6 विभाग कार्य करते थे जो 30 सदस्यों वाली समिति के अंतर्गत आते थे। इसके अलावा मंडल के प्रधान को प्रदेष्टा, ग्राम के मुखिया को ग्रामिक और आहार अधिकारी को विषयपति कहा जाता था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ये आपके सामने स्पष्ट है। अगला कथन है यहाँ पर, अगला तथ्य है कि नगरीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था निम्न प्रकार थी। यानी कि ग्रामीण स्तर पर गोप कार्य क्या करते थे, स्थानिक कार्य क्या करते थे और उससे ऊपर समाहर्ता थे। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जो गोप हुआ करते थे वह 5 या 10 ग्रामों के शासक कहलाते थे। ठीक है, तो 5 या 10 ग्रामों के जो शासक थे उनको गोप कहा जाता था और उससे ऊपर स्थानिक कार्य क्या करते थे और स्थानिक से ऊपर समाहर्ता थे। इसके अलावा ग्राम की व्यवस्था ग्राम समिति की सहायता से संभालता था और मौर्य साम्राज्य में या मौर्य काल में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी। यानी कि ये ग्राम जो थी वो सबसे छोटी इकाई कहलाती थी। तो यहाँ पर आपको नगरीय प्रशासन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त हुई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी को याद रखेंगे। विद्यार्थी ये थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा क्योंकि बहुत सारी सामग्री आपके सामने यहाँ पे बिंदुवार प्रस्तुत की जा रही है, तो इसको अंत तक देखिएगा जरूर, जिससे वीडियो की सारगर्भिता आपके सामने आ सके, बोधगम्यता आपके सामने आ सके और आप अपने आप को इस लायक खड़ा कर सकें कि आप वास्तव में मौर्य साम्राज्य के किसी भी बिंदु से अछूते नहीं हैं। अगले देखते हैं, मौर्य साम्राज्य में सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। देखिए कि मौर्य काल में समाज व्यवस्था वर्णाश्रम या वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि उस समय भारतीय समाज
7 वर्गों में विभाजित था। ये 7 वर्ग कौन कौन से हैं? जिसमें दार्शनिक, कृषक, सैनिक, पशुपालक, दस्तकार, न्यायाधीश एवं पार्षद शामिल थे। इसके अलावा समाज में 8 प्रकार के विवाह प्रचलन में थे, यानी कि उस काल में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है, जिनमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह के प्रकार प्रचलित थे। उस समय के साम्राज्य में या उसके समाज में अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था, बहु विवाह का भी प्रचलन था और साथ साथ तलाक प्रथा और पर्दा प्रथा भी प्रचलित थी। यहाँ पे देखिएगा, एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, आपकी दृष्टि में लाने का प्रयास करूंगा कि मौर्य साम्राज्य में 12 वर्ष की कन्या तथा 16 वर्ष के किशोर को वयस्क तथा विवाह योग्य माना जाता था। मौर्य समाज में स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। समाज में वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। जो स्त्री वेश्यावृत्ति का या इस प्रकार का कार्य क्या करती थी, वह रूप जीवा कहलाती थी या उसको रूप जीवा के नाम से जाना जाता था। वह स्त्री जो धार्मिक ग्रंथों की ज्ञाता होती थी, वह ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। इसके अलावा मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। कुछ किताबों में आता है कि मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, लेकिन त्रिपिटकों में दासों के 4 प्रकार बताए गए हैं और साथ साथ कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 7 प्रकार दासों के बताए हैं। समाज में सती प्रथा प्रचलित थी और उसका जो रिवाज था या चलन था, वह केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित था। इसके अलावा मनोरंजन के साधनों में, यानी कि उस समाज में जो मनोरंजन के साधन थे, उनमें घोड़दौड़, रथदौड़, शिकार, नृत्य तथा नाटक अधिक प्रचलित थे। इसी प्रकार से समाज में न्याय स्थापित करने के लिए 2 प्रकार के न्यायालय थे, जिसमें पहला है कंटक शोधन और दूसरा है धर्मस्थीय। ये 2 नाम उस समय के न्यायपालिकाओं के दिए गए थे। इसके अलावा उस समाज में दंड व्यवस्था बहुत ज्यादा दी जाती थी, यानी कि दंड पर ज्यादा फोकस किया जाता था, इसलिए जिससे समाज में अपराधीकरण को बढ़ावा ना मिल सके। तो इसमें दंड के 3 प्रकार थे। पहला है अंग भंग करना, यानी कि हाथ या पैर को काट देना। दूसरा निर्वासन से तात्पर्य है कि जो अपराधी व्यक्ति होता था उसको राज्य से बाहर निकाल दिया जाता था। तीसरा प्राण दंड, यानी कि उसको मृत्यु दंड दिया जाता था, यानी कि वो अगर कोई अपराध करे तो उसको मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी। इसके अलावा अशोक ने अपने शासनकाल में धर्म विभाग की स्थापना की थी। यह धर्म विभाग की स्थापना उसने उस वक्त की थी जब उसने कलिंग पर आक्रमण किया, वहां के विध्वंस को देखा, तो उसका जो हृदय है वह विचलित हुआ और उसके बाद उसने हिंसा न करने का प्रण लिया, प्रतिज्ञा ली और उसके बाद उसने अपने राज्य में धर्म विभागों की स्थापना करनी प्रारंभ की और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य में अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालेंगे, जिनमें पहला है मौर्य काल में कृषि कार्य पर अधिक बल दिया जाता था, यानी कि जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि दार्शनिक थे, कृषक थे, कामगार वगैरह थे, उनमें सबसे ज्यादा जो कार्य क्या करते थे वो कृषक थे। यह समझ लीजिए कि मौर्य समाज में सबसे ज्यादा जो कृषकों की संख्या ज्यादा थी, कृषि कार्य पर ज्यादा बल दिया जाता था। मौर्य काल में कृषि उपज का 1/4 भाग से लेकर के 1/6 भाग भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। और यही नहीं बल्कि मौर्य काल में पूर्वी तट पर स्थित ताम्लुक, पश्चिमी तट पर भरोच तथा सोपारा व्यापार के प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण केंद्र थे। अगले बिंदु को देखिएगा कि राजस्व को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार के कर राज्य द्वारा लगाए जाते थे, यानी कि
राज्य में कर की व्यवस्था बनाई गई थी, कर लेने की व्यवस्था बनाई गई थी। वो व्यवस्था जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि 6 विभाग बने हुए थे और 6 विभाग जो है वो इसी बात पर बल दिया करते थे किस प्रकार से राजस्व को बढ़ावा दिया जाए। तो इसमें पहला है बिक्री कर, दूसरा है सिंचाई कर, तीसरा है भूमि कर, चौथा है पार्षद कर, छठा है परिहीनक कर, रज्जु कर, चोर रज्जु कर, वितीत कर और आयात कर। ये कुछ प्रकार हैं जो कर के रूप में आपके सामने आते हैं, कर के प्रकारों के रूप में आपके सामने आते हैं। अगला है मौर्य काल में कृषि, शिल्प, व्यापार तथा लोहे का प्रचलन था, यानी कि इन का काम किया जाता था। शिल्प का काम था, कृषि का काम किया जाता था, व्यापार किया जाता था। और मौर्य काल यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करता है, वह यह है कि विदेशों से लोग व्यापार करने के लिए, खासतौर से यूनान के लोग, ईरान के लोग व्यापार करने के लिए भारत में आया करते थे। और उस समय में लोहे का भी बहुत ज्यादा प्रचलन शुरू हो गया था। इसके अलावा मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यवसाय कृषि के अलावा सूती वस्त्रों का था, यानी कि पहले स्थान पर कृषि कार्य हुआ करता था और दूसरे स्थान पर सूती वस्त्रों का कार्य हुआ करता था। इसके अलावा काशी, बनारस, वत्स, बंग आदि सूती वस्त्रों के केंद्र थे। एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आ रहा है, ये देखिएगा कि उस काल में जो सोने के जो सिक्के थे उनको सुवर्ण कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को फण कहा जाता था और तांबे के सिक्कों को मशक कहा जाता था। ठीक है, ये याद करने के लिए आप जरूरी है आपको कि जो सोने के सिक्के थे इनको सुवर्ण, चांदी के सिक्कों को फण और तांबे के सिक्कों को मशक कहा जाता था। इसके अलावा शिक्षा का स्वरूप देखते हैं कि मौर्य समाज में शिक्षा किस प्रकार से प्रचलित थी, या वहां की शासन प्रणाली जो है वो शिक्षा को किस प्रकार से सहायता प्रदान करती थी। तो चाणक्य ने कौटिल्य हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में ये राजा की कुछ विशेषता बताई हैं कि राजा को 4 शाखाओं में पारंगत, कुशल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण बिंदु उठता है कि अगर राजा पारंगत हो तो उसकी प्रजा भी उसी प्रकार की होनी चाहिए और शासन व्यवस्था भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। इसमें पहला बिंदु है, देखिएगा, अनविकसित, अनविकसिकी, यानी कि अनविकसित का तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान का ज्ञाता, यानी कि वह ब्रह्मांड के बारे में जानता हो, तत्वों के बारे में जानता हो, ईश्वर क्या है, उसका स्वरूप किस प्रकार का है, ये विश्व या ब्रह्मांड किस प्रकार से बना, इन सब पर वो दृष्टि रखता हो। दूसरा है त्रयी, जो है तीनों वेदों का ज्ञाता, यानी कि जो तीनों वेदों का ज्ञाता हुआ करता था उसको त्रयी कहा जाता था। तीसरा है अर्थशास्त्र का ज्ञाता, यानी कि जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता हुआ करता था उसको वार्ता कहा जाता था, उसका अध्ययन यहाँ पर कराया जाता था। इसके अलावा प्रशासनिक नीतियों के ज्ञाता को या उनके ज्ञान को दंड नीति के अंतर्गत रखा जाता था, यानी कि इन चारों का ज्ञान देना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था। इसके अलावा शिक्षा प्रक्रिया में छात्रों को जो विद्यार्थी हुआ करते थे उनको जो शिक्षा दी जाती थी वह हिसाब किताब या गणना की थी, गणित की थी। सैनिक अभ्यास कराया जाता था, सैन्य अभ्यास कराया जाता था, घोड़सवारी, युद्ध कला, कौशल, धर्म का ज्ञान और मानवता से प्रेम आदि का ज्ञान कराया जाता था। और मौर्य काल में शिक्षा के जो प्रसिद्ध केंद्र थे उनमें गुरुकुल, मठ और विहार प्रमुख थे। इसके अलावा मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा और विश्व प्रसिद्ध केंद्र, जैसा कि मैंने आपको इमेज के माध्यम से दिखाया, वो तक्षशिला था। और तक्षशिला में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें प्रमुख थी चिकित्सा शिक्षा, धनुर्विद्या शिक्षा, मंत्र विद्या शिक्षा और वेदों की शिक्षा। इन शिक्षाओं पर विशेष बल वहां पर दिया जाता था। इसके अलावा उस काल में बिंदुसार के, विशेष रूप से बिंदुसार के शासन काल में राज्यवेद जो जीवक था वो तक्षशिला का ही आचार्य था। इसके अलावा कौशल नरेश प्रसेनजीत तथा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त तक्षशिला के ही विद्यार्थी थे। इसके अलावा तक्षशिला के अतिरिक्त काशी भी शिक्षा का एक
प्रसिद्ध केंद्र रहा है। और केवल तक्षशिला या काशी ही नहीं बल्कि पाटलिपुत्र भी अपने आप में एक महान या एक विशेष शिक्षा का केंद्र रहा है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज अब आपके सामने यहाँ पर आ रही है कि वह मौर्य साम्राज्य में कला का विकास, यानी कि जो अशोक था वह स्थापत्य कला का बहुत बड़ा महारथी और धुरंधर था और वह उसने बहुत सारे स्थापत्य कला के नमूने विश्व को दिए। उनमें क्या है कि मौर्य काल की अनेक कलात्मक वस्तुओं का भंडार भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है। तो वो चीजें क्या हैं कि जिसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध कला का नमूना सारनाथ एवं सांची से प्राप्त हुआ। जो प्रसिद्ध केंद्र मैंने इमेज के माध्यम से दिखाए उनमें सारनाथ, बोधगया, सांची, उज्जैन ये प्रसिद्ध केंद्र प्रारंभ से ही थे, मौर्य साम्राज्य से ही थे। और मैं समझता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से और बहुत कुशलता के साथ में अपने उस नगर को बसाया था और जिसमें स्तंभों के शीर्ष पर 4 सिंह जो एक दूसरे से पीट किए हुए थे। इस प्रकार की कलाकृतियां हमें मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मिलती है, जिनमें बिंदुसार ने भी और साथ साथ अशोक ने भी इन स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया। इसके अलावा मौर्य काल की सभी प्राप्त मूर्तियां बलुआ पत्थर की बनी हुई थी और उन पर चमकदार पॉलिश भी की हुई थी। और जो इतिहासकारों ने या पुरातत्ववेत्ताओं ने इनकी खोज की है वो आज तक भी इस चीज को पता नहीं लगा पाए कि वो चमकदार पॉलिश किस प्रकार से बनी हुई थी। और जो ये शिलालेख और स्तंभ प्राप्त हुए हैं उनकी देख करके आश्चर्यचकित हो जाया करते थे। इसके अलावा देखिएगा कि मौर्य साम्राज्य में जो कला का विकास है वो आगे किस प्रकार से हुआ। पटना के दीदारगंज से चामर ग्रहणी यक्षी की मूर्ति, आगरा के परखम से मनुष्य की एक विशाल प्रतिमा तथा बेसनगर से एक स्त्री की प्रतिमा खुदाई मिली है। यहाँ पर चामर है, चामर ग्रहणी की ये मूर्ति मिली है, दूसरा मनुष्य की एक विशाल प्रतिमा भी मिली है और साथ साथ स्त्री की एक प्रतिमा खुदाई के दौरान मिली है। इसके अलावा महान अशोक ने अपने शासनकाल में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया जो अर्धगोलाकार बनाए गए थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया, तो विद्यार्थियों उनकी संख्या है 84,000। तो और इनका जो आकार था वो अर्धगोलाकार था और सांची का प्रसिद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा अशोक ने अंगुलीमाला, धामेक, चौखंडी, शांति, भरहुत, धर्मराजिका आदि स्तंभों का भी निर्माण कराया। इसके अलावा अशोक द्वारा निर्मित अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया, शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। ये वे अभिलेख हैं जिनके माध्यम से संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और मुख्य रूप से अशोक के बारे में जो जो उसने कार्य किए, जो जो उसने समाज के अंदर गतिविधियां की, शासन व्यवस्था स्थापित की, साम्राज्य को बढ़ाया, बौद्ध धर्म का विकास किया, ये सब चीजें विभिन्न शिलालेखों के माध्यम से, स्तंभ लेखों के माध्यम से और गुहा लेखों के माध्यम से हमारे पास तक पहुंचती है। और इनकी जो भाषा थी, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, खरोष्टी लिपि और ब्रह्मी लिपि में ये लिखी गई थी। कुछ प्राकृत भाषा में भी लिपि में मिलती हैं और इनको पढ़ने का जो श्रेय मिलता है, हालांकि बहुत सारे इतिहासकार यहाँ पर आते हैं, लेकिन 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ने का प्रयास किया, इनको पढ़ा और उसके अशोक के शासनकाल में जानकारी जो हमें मिलती है वो उसी के माध्यम से मिलती है। उसमें शिलालेखों की संख्या जो थी वो 14 थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अशोक के बनाए हुए शिलालेखों की संख्या कितनी थी, तो उनकी संख्या 14 थी। दूसरा स्तंभ लेखों की जो संख्या थी वो 7 थी। विद्यार्थी यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, मेरे पिछले लेक्चर में यहाँ पे थोड़ा सा एक त्रुटि हो गई थी, तो यहाँ पर उसको सुधारें कि स्तंभ लेखों की जो संख्या है वो 7 है तथा गुहा लेखों की संख्या 3 है। इसके अलावा बिहार के गया में बराबर की पहाड़ियों में, यानी कि ये बराबर जो है ये जगह का नाम है, बराबर की पहाड़ियों में 3 गुहा लेख मिले हैं, जिनमें कर्ण चौपाल की गुफा,
सुदामा की गुफा तथा विश्व झोपड़ी गुफा। ये गुफाओं के प्रकार हैं और ये एक मतलब बराबर की पहाड़ियों में साथ यानी कि एक जगह ही है, बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं है। एक तरह से एक ही गुफा के अंदर 3 पार्ट बनते हैं इसके। इसका पहला नाम है कर्ण चौपाल की गुफा, दूसरा है सुदामा की गुफा तथा तीसरा है विश्व झोपड़ी गुफा। इसके अलावा उस काल में साहित्य का बहुत बड़ा विकास हुआ। मौर्य साहित्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनमें मौर्य कालीन सबसे प्रसिद्ध रचना कौटिल्य की स्वयं अर्थशास्त्र मानी जाती है। इसके अलावा जो राजनीति संबंधित ग्रंथ है, यानी कि जो अर्थशास्त्र है वह राजनीति संबंधित ग्रंथ है और जिसमें संपूर्ण मौर्य साम्राज्य का विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। इस सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो कौटिल्य थे वो चंद्रगुप्त के समय में भी रहे और वो बिंदुसार के समय में भी रहे। तो उस काल की जो सबसे ज्यादा जो जानकारी प्राप्त होती है वह कौटिल्य की महत्वपूर्ण रचना अर्थशास्त्र से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा अर्थशास्त्र के अतिरिक्त मौर्य जो मेगास्थनीज की इंडिका, जिसका उल्लेख मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि आपके ये याद रहे कि मेगास्थनीज की इंडिका और कल्हण की राष्ट्ररंगनी वह पुस्तक है जो कल्हण की द्वारा लिखी गई है और जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो मौर्य साम्राज्य था वह अफगानिस्तान की सीमाओं तक फैला हुआ था और ईरान की सीमाओं से वो टच करता था। तो जो कश्मीर था उस पर भी शासन स्थापित किया गया था, मौर्य साम्राज्य वहां तक भी स्थापित था। तो वहां के इतिहास के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कल्हण की राष्ट्ररंगनी के माध्यम से मिलती है। इसके अलावा जो मेगास्थनीज था, ये क्वेश्चन आ जाता है कि मेगास्थनीज कौन था, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का वह राजदूत था, यानी कि यूनानी साम्राज्य जो सेल्यूकस निकेटर था उसका राजदूत मेगास्थनीज था। इसके अलावा 34 शताब्दी के प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त द्वारा लिखा गया नाटक मुद्रा राक्षस, जिसके नायक चंद्रगुप्त मौर्य थे। हालांकि ये बाद में लिखा गया, 34 शताब्दी में लिखा गया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाटक का जो मुख्य पात्र था, नायक था, वो चंद्रगुप्त मौर्य था और उसी के ऊपर ही यानी कि मौर्य साम्राज्य और उसके नायक या राजा चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर यह नाटक तैयार किया गया था और इसी के माध्यम से हमें मौर्य काल की प्रसिद्ध घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा धर्मसूत्र और ग्रह सूत्र साहित्य व वेदांग भी इसी काल की रचना माने जाते हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध बौद्ध पिटक भी इसी काल में लिखे गए थे। मौर्य साम्राज्य में आगे देखते हैं कि महावंश, जो कि ये 2-3 बौद्ध ग्रंथ हैं कि महावंश, दीपवंश और दिव्यावदान, इन तीनों में भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथ मंजूश्री, मूलकल्प तथा कात्यायन की पाणिनीय इसी मौर्य काल की ही रचनाएं हैं। मौर्य काल को इसी कारण साहित्य सर्जन का काल भी कहा जाता है, यानी कि साहित्य का बहुत विशाल रचनाएं और एक विशाल ग्रंथ यहाँ पर हमें मिलते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बतानी है यहाँ पर, यह अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई वो 250 ईसा पूर्व में हुई और पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में यह हुई थी। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो बौद्ध संगति है 250 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक के शासनकाल में यह हुई थी। अब यहाँ पर विद्यार्थियों अंतिम बिंदु की तरफ को चलते हैं, जो है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। तो मौर्य साम्राज्य था, उसमें जो पतन हुआ, उसका जो पतन हुआ उसके बहुत सारे कारण हमारे सामने आते हैं। वो उन कारणों में जो मुख्य है उत्तराधिकारियों का अयोग्य होना। जो उस समय के जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे, वो राजपाट पर ध्यान नहीं दिया करते थे, राजपाट पर ध्यान नहीं दिया करते थे और विशेष रूप से जो सम्राट अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी आए वो उसको सुचारू रूप से नहीं चला सके, जिनमें मैंने आपको पहले भी नाम दिखाया था। यहाँ पर आज विभिन्न नाम आते हैं, जैसे कुणाल,
संप्रति दशरथ, शालिशुक, देव वर्मन तथा वृद्धरथ, ये कुछ शासक थे जो अशोक के बाद आए, लेकिन और साम्राज्यों की भांति, सम्राटों की भांति वे बहुत ज्यादा कुशल सिद्ध नहीं हो सके। इसी कारण मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे पतन की तरफ गिरता हुआ चला गया। और वो जो शासक थे वो राज्य के राजकार्यों में भी बहुत ज्यादा भाग नहीं लिया करते थे, हमेशा वो है अपने ही क्रियाकलापों में व्यस्त रहा करते थे। इसके अलावा कि जो बाह्य आक्रमण था, क्योंकि जब साम्राज्य जो राजा है वो राजपाट पर ध्यान नहीं देगा, अपने क्रियाकलापों में लगा रहेगा, तो जो बाह्य आक्रमण है उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो उस समय में जो दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र थे उन पर, जहां पर मौर्य साम्राज्यों का जो नियंत्रण था, उन पर बाहरी आक्रमण होने लगा। और जो विश्व नीति जो अशोक के द्वारा चलाई गई थी उस पर थोड़ा सा अंकुश लगा, और जिसके कारण बाह्य आक्रमण ज्यादा बढ़ने लगे। इसके अलावा ब्राह्मण धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म को आश्रय देना, वहां पर यह देखते हैं कि जो ब्राह्मण धर्म था वो ज्यादा प्रभावी था। मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपको बताया कि जो कौटिल्य थे वो स्वयं ब्राह्मण धर्म से संबंध रखते थे। इसके अलावा कुछ इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार या अशोक, ये तीनों ही जो ब्राह्मण धर्म है इसको मानने वाले थे। कुछ किताबों में आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य शुद्ध संप्रदाय से या शुद्ध थे, शुद्ध वर्ण से संबंध रखते थे, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो ब्राह्मण थे। इसका एक कारण यह भी मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि जो कौटिल्य थे वो ब्राह्मण थे, और वर्ण व्यवस्था इतनी ज्यादा कठोर थी कि ब्राह्मण कभी भी शुद्ध के परछाई तक भी पास आने की नहीं सोचता था। जहां भी शुद्ध निकलता था ब्राह्मण वर्ण के लोग उससे बचने का प्रयास किया करते थे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि उस समय में कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि बताया गया कि शुद्ध जाति शुद्ध वर्ण से संबंध रखता था, वो उसकी सहायता की होगी। कुछ किताबों में इतिहासकार मानते हैं कि वह यह ब्राह्मण वर्ण से ही संबंध रखता था, जिसने बाद में जैन धर्म को स्वीकार किया या उसका अनुयायी हो गया, और राजपाट छोड़ करके वह श्रवण बेलागोला की तरफ को चला गया, जहां पर उसने संलेखन जो एक उपासना पद्धति होती है उसके माध्यम से शरीर का त्याग किया। दूसरा बिंदुसार आता है, उसके बारे में आता है कि वह ब्राह्मण धर्म का ही मानने वाला था। तीसरा अशोक, अशोक ने जब तक कलिंग पर आक्रमण नहीं किया था तब तक वह ब्राह्मण धर्म को ही मानता था, उसी को प्राश्रय दिया करता था, लेकिन जब कलिंग पर उसने आक्रमण किया और वहां के विध्वंस को देखा, वहां से विचलित हुआ, तो उसने प्रण लिया कि वह आज के बाद कभी भी किसी भी राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा, और उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ तथ्य विरोधाभासी हमारे सामने आते हैं जो इतिहास की अलग अलग किताबों में अलग लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर मुख्य जो पतन का कारण रहा वो ये रहा कि अशोक ने बौद्ध धर्म को ज्यादा प्राश्रय दिया और ब्राह्मण धर्म की उपेक्षा की। इसी कारण ब्राह्मण वर्ण के लोग उससे रुष्ट हो गए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य हो या बिंदुसार हो या अशोक हो, उनके बड़े परिवार थे, कई कई बीवियां थी, बालकों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। अशोक के खुद भाइयों का वर्णन 100 के आसपास मिलता है, 101 भाई का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परिवार के मध्य, जो कि बड़ा परिवार था, उनके मध्य विरोधाभास बढ़ा और आपसी षड्यंत्र राजपाट को प्राप्त करने के लिए होने लगे। तो यहाँ पर उन षड्यंत्रों के कारण जो पतन का कारण बनना शुरू हो गया। जब षड्यंत्र बढ़े, विरोधाभास बढ़े, आपस में लड़ाइयां होने लगी, तो उस कारण से जो राजपाट की व्यवस्था थी, उत्तराधिकार की व्यवस्था थी, राज्य पर ध्यान देने की व्यवस्था थी, वो सुचारू रूप से नहीं चल पाई। ठीक है, इसके अलावा कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण अशोक की जो शांति की नीति थी वो भी रही। अशोक की शांति की नीति, क्योंकि बौद्ध धर्म में कभी भी हिंसा का प्राश्रय नहीं किया, बौद्ध धर्म में कभी भी जीव हत्या की बात नहीं की, हमेशा अहिंसा की बात कही है। ठीक है, तो वहां पर यह बात आती है कि वह शांति की नीति पर चला
उसने अपने उत्तराधिकारियों को भी यही आदेश और निर्देश दिया। उसके अनुयायी जहां पे भी जाते थे, जिनको वह भेजा करता था, वह हमेशा शांति की बात क्या करते थे। तो इस चीज का फायदा आसपास के क्षेत्रों के राजाओं ने उठाया, ठीक है, कि यह कभी युद्ध नहीं करेगा। और बाद के जो शासक आए उन्होंने भी उसी नीति का आश्रय दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बहुत सारे कारण हमें दिखाई देते हैं। तो ये काफी लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन विद्यार्थियों, क्योंकि ये लेक्चर एक बहुत बोधगम्य सारगर्भित लेक्चर है जो मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी आपको प्रदान करता है, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा। जो बिंदु मैंने दिए हैं और इन प्रत्येक बिंदु को जिस प्रकार से मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है, आपको जरूर सारगर्भित लगेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको विदा लेता हूं। अगले लेक्चर के बाद आपके साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।